नमस्ते दोस्तों, आज हम टाइम मशीन में बैठकर प्राचीन चीन की यात्रा करेंगे। हम दो राजवंशों शांग और झोउ के बारे में जानेंगे जिन्होंने चीनी सभ्यता की नींव रखी। ये राजवंश हजारों साल पहले थे। उन्होंने संस्कृति, दर्शन और नई खोजों की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कार, बिजली या इंटरनेट नहीं था। प्राचीन चीन में जीवन ऐसा ही था। फिर भी इसी दौर में शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ, जबरदस्त आविष्कार हुए और गहरे दर्शन सामने आए जो आज भी हमें प्रभावित करते हैं। हम शांग राजवंश के रहस्यों को उजागर करेंगे जो कांसे की कला और एक अनोखी लेखन प्रणाली के लिए जाना जाता है। फिर हम झोउ राजवंश के बारे में जानेंगे, एक ऐसा समय जब कन्फ्यूशियस जैसे प्रभावशाली दार्शनिक हुए और स्वर्ग के आदेश की अवधारणा आई। प्राचीन चीन की आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। शांग राजवंश, जो 1600 से 1747 बीसी तक रहा, चीन के लिखित इतिहास की शुरुआत का प्रतीक है। पुरातात्विक खोजों ने इस राजवंश के अस्तित्व की पुष्टि की है। ये खोजें एक विकसित सभ्यता को दर्शाती हैं। शांग राजवंश ने यिन में अपनी राजधानी स्थापित की। शहर गतिविधियों से भरा हुआ था। शांग राजा इसी केंद्र से शासन करते थे। राजा के पास बहुत अधिक शक्ति थी। वह भूमि को नियंत्रित करता था। वह सेना का नेतृत्व भी करता था। शांग राजवंश की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक थी कांसे का उत्कृष्ट काम। उन्होंने बर्तन, हथियार और धार्मिक वस्तुएं बनाई। ये कलाकृतियां उनके कौशल को प्रदर्शित करती थीं। शायद इससे भी महत्वपूर्ण उनकी लेखन प्रणाली का विकास था। शांग के लोग अपने संदेशों को हड्डियों पर लिखते थे, जिन्हें भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसने चीन में एक लिखित परंपरा की शुरुआत की। यह परंपरा आज भी जारी है। शांग राजवंश एक शक्तिशाली अवधारणा लेकर आया, स्वर्ग का आदेश। इस अवधारणा ने शासक की वैधता को दैवीय अनुमोदन से जोड़ा। उनका मानना था कि स्वर्ग ने शासक को शासन करने का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार सशर्त था। यदि कोई शासक अन्यायी या अक्षम था तो स्वर्ग अपना समर्थन वापस ले सकता था। इस विचार के बड़े निहितार्थ थे। इसने उन शासकों के खिलाफ विद्रोह को सही ठहराया जिन्हें अयोग्य माना जाता था। झोउ राजवंश ने शांग को उखाड़ फेंकने के लिए इसी अवधारणा का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि शांग ने अपने भ्रष्टाचार के कारण स्वर्ग का आदेश खो दिया था। झोउ राजवंश, जो 147 से 256 बीसी तक चला, एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने अपने शासन को दो अवधियों में विभाजित किया, पश्चिमी झोउ और पूर्वी झोउ। यह विभाजन सत्ता और प्रभाव में बदलाव को दर्शाता है। झोउ राजवंश ने स्वर्ग के आदेश की अवधारणा को और विकसित किया। उन्होंने अपने शासन को वैध बनाने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, वफादारी और सैन्य समर्थन के बदले रईसों को जमीन दी। इस प्रणाली को सामंतवाद के रूप में जाना जाता है। झोउ राजवंश दार्शनिक विचारों के लिए एक उपजाऊ काल था। इसी दौरान कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे विचारक सामने आए। वे नैतिकता, शासन और जीवन के अर्थ के सवालों से जूझते रहे। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और अधिकार के प्रति सम्मान पर जोर दिया। उनकी शिक्षाओं ने चीनी समाज को गहराई से प्रभावित किया। दूसरी ओर लाओ त्से को ताओ धर्म का संस्थापक माना जाता है। ताओ धर्म प्राकृतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने पर केंद्रित है। इस युग में कला, खगोल विज्ञान और गणित में भी प्रगति हुई। झोउ राजवंश ने बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि की विरासत छोड़ी। शांग और झोउ राजवंश चीनी इतिहास में बुनियादी काल थे। उन्होंने चीन की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक मूल्यों की नींव रखी। शांग के दौरान विकसित और झोउ द्वारा परिष्कृत स्वर्ग के आदेश ने सदियों तक चीनी राजनीतिक विचार को आकार दिया। शांग राजवंश के दौरान उभरी लेखन प्रणाली ने उस चीनी लिपि का आधार बनाया जिसे हम आज जानते हैं। झोउ राजवंश के दौरान फलने फूलने वाले दर्शन, विशेष रूप से कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद, चीनी संस्कृति और उसके बाहर भी प्रभावित करते रहे। ये प्राचीन राजवंश हमें विचारों, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। उन्होंने चीन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है। प्राचीन चीन के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।